अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है मैं आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। ये पुरी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जगन्नाथ रथ यात्रा जोर शोर से होती है, ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं जिस वक्त रथ यात्रा की शुरुआत हुई है। लेकिन अहमदाबाद में देखिए रथ यात्रा के दौरान हाथी बेकाबू हो गया। कई हाथी बेकाबू हो गए। हाथी ने लोगों की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं हाथी को किसी तरह काबू करने की कोशिश की जा रही है। जगन्नाथ यात्रा में हाथी बेकाबू है। उसके बाद देखिए ये भागा है हाथी। महावत जो चला रहा था वो नीचे गिरा। उसके बाद हाथी ने दौड़ लगाई लोगों के बीच। आप देख रहे हैं लोग पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। इस खबर पर तफसील से हम आगे बात करेंगे। क्या हुआ, क्यों हाथी बेकाबू हो गए। उससे पहले आज की बड़ी खबर, पहली खबर, सियासी रण यादव बनाम ब्राह्मण। उससे पहले तस्वीर दिखाऊं योगी के डर और खौफ की। ये देख रहे हैं योगी का डर और खौफ है कि दो अपराधी माफी मांग रहे हैं। इन दोनों ने महिला पुलिस कर्मी के साथ छेड़खानी कर दी थी, यानी यूपी की महिला पुलिस को छेड़ा था। उसके बाद देखिए सम्मान रखेंगे बिल्कुल सर जी, बस कर दिए सर जी आज के बाद कुछ ऐसा नहीं हो सकता सर जी, बिल्कुल सर जी माफी चाह रहे हैं इस चीज की। सर जी सबके माँ बहन की इज्जत रखेंगे सर जी, सम्मान करेंगे उनका सबका। सर माफ कर दो, आज के बाद गलती नहीं होगी सर। सर जी माफी चाहते हैं, बिल्कुल माफ कर दो सर, आज के बाद ऐसी गलती कुछ नहीं होगी सर जी। सर माफ कर दो, आज के बाद गलती नहीं होगी सर, ऐसी कुछ नहीं। सर जी सर माफ कर दो, आखिरी बार सर माफ कर दो, जो भी हो गया आज के बाद कुछ नहीं हो रहा है सर, आज के बाद कुछ भी गलती नहीं होने की, बिल्कुल भी कुछ नहीं करने के। आज के बाद ऐसा सर, आज के बाद ऐसी हमारी माँ बहन जितनी भी यहाँ पर लड़कियां। मेरठ की तस्वीर आप देख रहे हैं। इन दोनों ने कह रहे हैं हर लड़की को माँ और बहन समझेंगे। इन दोनों ने योगी की महिला पुलिस के साथ मेले में छेड़खानी की थी। उसके बाद कान पकड़ रहे हैं और माफी मांग रहे हैं। सम्मान रखेंगे बिल्कुल सर जी, बस कर दिए सर जी आज के बाद कुछ ऐसा नहीं हो सकता सर जी, बिल्कुल सर जी माफी चाह रहे हैं इस चीज की। सर जी सबके माँ बहन की इज्जत रखेंगे सर जी, सम्मान करेंगे उनका सबका। सर माफ कर दो, आज के बाद गलती नहीं। तो योगी ने एक्शन लिया उससे पहले ही
आप रिएक्शन सुन रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आपको बताऊं कि सिर मुंडवाने वाली घटना पर सियासत जोर पकड़ती जा रही है। इटावा में कथावाचकों का सिर मुंडवाया गया, उसके बाद एक्शन हुआ, लेकिन हंगामा रुक नहीं रहा। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये कल मैंने आपको दिखाया था, कल हंगामा हुआ इटावा में, पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, पुलिस की गाड़ियां टूट गई। आज देखिए क्या हुआ, अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। ये पकड़े गए, ये जितने पत्थर चलाने वाले थे सबको पुलिस ने अंदर कर दिया है, सबकी गिरफ्तारी हुई। देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे 9 10 11 है, और उसके बाद देखिए 15 16 17 18 19, ये देख रहे हैं 8 9 10 11 12 13 14, उसके बाद आगे है बाकी 15 16 17 18 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये वो लोग हैं जो कथावाचक की पिटाई के बाद प्रदर्शन के नाम पर हिंसा कर रहे थे विरोध में, और बवाल करने लगे, पुलिस की गाड़ी पर पत्थर चलाए, पुलिस वाले घायल हुए, गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले, और उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया तो सबको पकड़ के थाने में बंद किया। ये वो तस्वीर है। अब देखिए जरा, एफआईआर हुई है, ये एफआईआर की कॉपी है। गगन यादव, शिवम यादव, अंकित सिंह, हरेंद्र यादव, हिमांशु यादव, ये लंबी चौड़ी लिस्ट है जिनको पकड़ा गया है। हरेंद्र यादव, हिमांशु यादव, ऋषभ यादव, अर्पित कुमार, शिवम यादव, तो लगभग 19 लोगों की, अभिषेक कुमार और एक 21वां ज्ञात है, इन लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है। लेकिन दूसरी तरफ इनके खिलाफ एफआईआर हुई, थाने में बंद किए गए। अब अहीर जो समुदाय है, अहीर रेजिमेंट, वो देखिए वहां प्रोटेस्ट कर रही है। थाने के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया कि इन्हें छोड़ा जाए। अहीर समाज था, तो दूसरी तरफ देखिए ब्राह्मण समाज भी निकल आया, उनके लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं, तो वो भी आकर प्रदर्शन करने लगे, अपना विरोध दर्ज कराने लगे। हमारे लोगों को, नेताओं को, हमारे ठेकेदारों को बोलते हो, हमारे लोगों ने कब गलत किया? कथावाचक की पिटाई से शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश के एक शहर से शुरू हुआ हंगामा पहले यादव और ब्राह्मणों के रण में बदला। दोनों समाज के लोग सड़क पर आ गए, थाने का घेराव करने लगे, और अब यह लड़ाई सियासी तूफान में बदल गई है। जाति के नाम पर आरोप और सवालों के तीर चलने लगे। अखिलेश और योगी सीधे आमने सामने आ गए। जाति संघर्ष कौन कराना चाहता है? जाति संघर्ष वो लोग कराना चाहते हैं जो भगवानों को भी अपनी जाति से जोड़ते हैं। इसलिए सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सती नहीं थी। सवाल उठ रहे हैं कि ये सारा बवाल क्या सिर्फ कथावाचकों की पिटाई पर है, या फिर यादव और ब्राह्मण के नाम पर सवाल सियासी वोट बैंक का है। कुछ दिन बाद बिहार में चुनाव है, क्या इसलिए जाति के नाम पर यह तकरार शुरू हो गई है? अब देखिए जरा, योगी आदित्यनाथ इन सब पर नजर बनाए हुए हैं और बाबा ने एक्शन शुरू कर दिया है, और एक्शन दोनों तरफ हुआ है। दोनों समाज में जो बवाल कर रहा था उन सब की गिरफ्तारी हुई है। आप देख रहे हैं, यादव समाज के लोग भी अरेस्ट हुए हैं जो बवाल कर रहे थे, और ब्राह्मण समाज के लोग भी अरेस्ट हुए हैं। इटावा में कथावाचक की पिटाई को लेकर योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। माहौल बिगाड़ने वाले और लापरवाही बरतने वाले अधिकारी रडार पर हैं। इटावा एसएसपी और पुलिस को योगी ने कल कड़ी फटकार लगाई, और आज मामले की जांच झांसी कमिश्नरेट को शिफ्ट कर दी है। इटावा में जहां बदसलूकी और हंगामा हुआ, वहां भारी पुलिस तैनात कर दी गई है। सीएम योगी हालात से जुड़ी हर जानकारी का अपडेट ले रहे हैं, और आदेश दिया है कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। कथावाचकों की सुरक्षा भी तय हो और आस्था का अपमान भी ना हो। जाति के नाम पर बवाल करने वाले दोनों पक्षों पर कार्रवाई हुई है। कथावाचकों से बदसलूकी के आरोप में 4 गिरफ्तार हुए हैं। गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया। ये वो तस्वीर। कथावाचक के समर्थन में
उपद्रव करने वालों पर भी एक्शन हुआ है और अहीर रेजिमेंट के अध्यक्ष समेत 21 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस पर पथराव और सरकारी सामान को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। आपराधिक साजिश और शांति भंग करने का भी केस दर्ज हुआ है। सरकारी काम में बाधा डालने और दंगे की साजिश का भी मामला है। इस आरोप में 19 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सुनिए जरा दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं, यानी यादव समाज का क्या कहना है और उस ब्राह्मण गांव के लोगों का क्या कहना है, उस बच्ची का क्या कहना है जिसे धमकियां मिल रही। जाति के लेके विवाद है। ये जो महिला जो कह रही है कि मेरे साथ छेड़खानी हुआ वो गलत है भाई साहब। और मतलब ये है कि 15 साल से मेरे आदमी भागवत कह रहे हैं, कहीं से भी कोई शिकायत नहीं आया है। आधार कार्ड वो भी फर्जी वहाँ पे है, लेकिन जो हमने सच्चाई देखे है वो तो हम बिल्कुल अपने आँख से कह रहे हैं कि वो आधार कार्ड में मुकुटमणि सिंह ही नाम है और मेरे पति का संत सिंह नाम है। जितना मेरे ऊपर मेरे आदमी के ऊपर बीता हुआ है उतना तो हम कह दिए, बस मेरे आदमी को न्याय चाहिए, पति को मेरे न्याय चाहिए बस। ब्राह्मणों और ब्राह्मण मतलब बेकार कमेंट, गालियाँ, एब्यूज, मैसेज और उत्तम को तो बाहर निकलने दो, देख लेंगे, मार देंगे, मर्डर कर देंगे कुछ दिनों के अंदर ही। जैसे ही बाहर निकलेगा जेल से निकलते ही इसका मर्डर कर देंगे। मेरे सोशल मीडिया पर भी एब्यूज मैसेज आ रहे हैं लड़कों के और भाई गालियाँ वगैरह देना और ये सब चीज़ें। और मुझे तो ऐसा लगता है ओनली मेरे पे नहीं, जिन भी लड़कियों के सोशल अकाउंट्स होंगे जिन्होंने भी अपने आगे अपनी कास्ट मेंशन कर रखे होंगे, त्रिपाठी जो भी जनरल से होगी, मेरे को लगता है वो तो सबके पे कर रहे होंगे, क्योंकि उनको किसी इंसान से मतलब नहीं है कि इसने, उनको तो पूरा एक कास्ट को वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ब्राह्मण को। आप परिवार के लोगों को सुन रहे थे। योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में थे। योगी की तस्वीर आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपने गृह जिले पहुंचे गोरखपुर में आयुष सेंटर देखने के लिए पहुंचे थे कि उसका निर्माण कार्य कैसे चल रहा है। लेकिन ब्राह्मण बनाम यादव पर सियासत भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव हमलावर हैं। क्या कह रहे हैं जरा देखिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी के पास हर क्षेत्र में स्लीपर सेल है। इटावा में बवाल भी बीजेपी ने करवाया है। बाहरी राज्यों से यादवों को बुलाया गया। बच्चा ये सच जानता है कि बीजेपी बांटने के लिए घुसपैठिया राजनीति कर रही है। हमारे लिए युवाओं की जाति नहीं, योगी ने कहा, उनकी प्रतिभा मायने रखती है। योगी कह रहे हैं पिछली सरकारों को जातिगत संघर्ष कराने से फुर्सत ही नहीं थी। जाति के नाम पर युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया गया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा इटावा में हुआ जातीय विवाद उचित नहीं है। भारत में कभी जातियों के आधार पर द्वेष नहीं फैलाया गया। सबको मिलकर शांति और भाईचारे से रहना चाहिए। ओपी राजभर कह रहे हैं अखिलेश जब सत्ता में थे तो 86 में से 56 एसडीएम यादव थे। वो पीडीए चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनका हक किसने लूटा है? यादवों ने पहले मुसलमानों का हक लूटा है और अब वो ब्राह्मणों का हक लूट रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा इटावा में हुई घटना गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सपा इसे लेकर जातिवाद फैला रही है। कथावाचकों को यादव बनाकर रख दिया है और इसे ब्राह्मण बनाम यादव की लड़ाई का नाम दे रहे हैं। देवकी नंदन ठाकुर कह रहे हैं किसी भी सनातनी को चोटी काटना ठीक नहीं, किसी भी सनातनी की, लेकिन जो लोग जाति के नाम पर बयानबाजी कर रहे हैं वो वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने कभी किया था, यानी समाज को बांटने का काम। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सियासी संग्राम छिड़ा है, क्या कह रहे हैं सियासतदान। जाति संघर्ष कौन कराना चाहता है? जाति संघर्ष वो लोग कराना चाहते हैं जो भगवानों को भी अपनी जाति से जोड़ते हैं। पुलिस संविधान से नहीं चल रही है, पुलिस भारतीय जनता पार्टी का कमल चुनाव चिन्ह लेके चल रही है। अब समझ लो क्या न्याय मिलेगा आपको। पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सत ही नहीं थी। हमारे लिए जाति मायने नहीं रखती, हमारे लिए तो उसकी प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने का कार्य हम कर रहे हैं और ये सीएम युवा स्कीम उसी का हिस्सा है। भारत में कभी भी जातियों के आधार पर विद्वेष नहीं फैलाया गया। आत्मवत सर्वभूतेषु ये भारत का मूल भाव है। वसुदैव कुटुंबकम ये भारत का मूल भाव है। सबको स्नेह करो, सबको प्यार करो, ये भारत का मूल भाव है और इसलिए हमको इस मूल भाव का आदर करना चाहिए। अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी का इटावा की घटना को लेकर के जो घटिया आचरण है वो समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने का जो मैं लगातार भाषण देता रहता हूं, उस सच्चाई की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
तो एक तरफ यूपी में सियासत जोर पकड़ रही है और दूसरी तरफ अपराधियों पर एक्शन भी बराबर हो रहा है। तस्वीर देखिए जरा, 6 एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए। एक एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये अलग अलग जिलों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शामली की है, मम्मी 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 पहली बार मम्मी आई भाई मेरी मम्मी 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 पहली बार मम्मी 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 पहली बार मम्मी आई भाई मेरी मम्मी 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 पहली बार मम्मी आई भाई। अब मैं आपको दिखाऊं दूसरी तरफ त्योहार से पहले एक बड़ा एक्शन हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर यूपी की है, जो इतना असलहा और बंदूकें और कारतूस बरामद हुए। सारी हथियारों की खेप सलाउद्दीन के पास से बरामद हुई है। ये सलाउद्दीन कौन है, क्या करते हैं, छोटे मोटे शख्स नहीं है, लेकिन ये हथियारों का क्या कर रहे थे, सवाल ये है। आइए आपको बताऊं, ये देख रहे हैं, पुलिस ने ये सारे हथियार बरामद किए। आधा दर्जन से ज्यादा बंदूकें, आधा दर्जन से ज्यादा तमंचे। मुहर्रम से एक दिन पहले लखनऊ में हथियारों का बड़ा जखीरा मिला। जो मलियाबाद आम के लिए मशहूर है, वहां अवैध फैक्ट्रियां हथियारों की चल रही, और थाने से 100 मीटर दूर एक घर से कारतूस के कई बोरे मिले। यह अवैध फैक्ट्री थी सलाउद्दीन उर्फ लाला के घर पर चल रही थी। पुलिस को खबर मिली तो उसने रात के अंधेरे में छापेमारी की। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने कई घंटे तक छापेमारी और तलाशी ली। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने कई घंटे रेड की और सलाउद्दीन के पास से कुल 16 बंदूक और 148 कारतूस बरामद हुए। बरामद 16 बंदूक में 7 एयरगन और 9 खास पिस्टल हैं। कई विदेशी हथियार और असलाह बनाने का सामान जब्त किया गया। पुलिस को घर से हिरन की खाल और दूसरे जीवों के अवशेष भी मिले। सलाउद्दीन पहले खुद को दिल का मरीज बताकर गुमराह करता था, फिर मर चुके हथियार सप्लायर का नाम लेकर भटकाने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने सलाउद्दीन को हथियारों के साथ हिरासत में लिया। सलाउद्दीन इलाके के नामी हकीम थे और उनकी पत्नी टीचर। उनकी 2 बेटियां हैं, एक नॉर्वे में पढ़ती है, दूसरी लखनऊ के नामी कॉलेज में। पता किया जा रहा है कि सलाउद्दीन के साथ हथियार नेटवर्क में कौन लोग थे, क्या हथियार जमा करने के पीछे कोई बड़ी वारदात की साजिश थी। हथियारों के बड़े नेटवर्क को देखते हुए एटीएस भी सक्रिय हो गई है। सुनिए जरा इस मामले में पुलिस क्या कह रही। थाना मलिहाबाद में एक मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति के पास नाजायज असले की बरामदगी हो सकती है। इसमें थाना मलिहाबाद और रहीमाबाद की जॉइंट टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसके पास से जो बरामदगी हुई है उसका विवरण ये है। इससे 3 अदद पिस्टल 32 बोर, 1 देसी तमंचा 315 बोर, 2 देसी तमंचा .22 बोर, 1 अदद राइफल .22 बोर, 7 एयरगन और अलग अलग बोर के करीब 140 कारतूस, कुछ खोखा खाली, 6 अदद बांका, 2 छुरी, 1 आरी और कुछ अर्धनिर्मित शस्त्र के सामान बरामद हुआ है। अब संघ इस बीच समाजवाद पर सवाल उठा रहा है। संघ का कहना है कि जो समाजवाद है वो दिखावा है, और समाजवाद ही नहीं, सेक्युलरिज्म के नाम पर भी लोग दिखावा करते हैं। सुनिए जरा। आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे पहले, वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं बनाए हैं। इमरजेंसी में जब देश के मौलिक अधिकार नहीं थे, देश के संसद नहीं था, न्यायांग पंगु बन गया था, उस समय आपने इसको जोड़ दिया। तो इसलिए ऐसे कई बातें आज भी समीक्षा करने के लिए हैं। जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं और जो लोग संविधान के विरोधी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं
जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के खिलाफ हैं, जो लोग संविधान के खिलाफ हैं वो आरक्षण के खिलाफ हैं। जब वो सीधे सीधे आरक्षण के खत्म करने के लिए आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, तब वो सोशलिस्टों की बात कहते हैं कि सोशलिज्म शब्द हटना चाहिए। हम हिंदुस्तानी सेकुलर है बाय बर्थ, तो अगर उसको हमने कहा कि सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ऐड कर दिया तो इससे आरएसएस को क्या तकलीफ है। उसी तरह से सोशलिज्म आज़ादी के बाद से हम लगातार इस बात को कह रहे हैं। इंदिरा जी ने या जो शामिल किया, मैं समझता हूं कि भारत के हर नागरिक और जो भी समझदार लोग हैं वो इस बात को स्वीकार करेंगे। तो रहिए, आज की एक और बड़ी खबर है और दिलचस्प खबर है, ऐसा पहली बार शायद आपने सुना होगा। पेट्रोल पंप से पानी की सप्लाई होने लगी। जरा मैं आपको लिए चलता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी एक कार्यक्रम में गए हुए थे और उद्घाटन का कार्यक्रम था मध्य प्रदेश के रतलाम में। अगली तस्वीर देखिए, उनकी गाड़ियों के साथ जब सीएम चलते हो तो उनकी गाड़ियों के साथ लंबा चौड़ा काफिला चलता है। तो मुख्यमंत्री रतलाम पहुंचे थे और रतलाम में कार्यक्रम का उद्घाटन करना था। यहां तक तो ठीक था, लेकिन यह तस्वीर देखिए, सारी गाड़ियां बंद हो गई, 19 गाड़ियां बंद हो गई। धक्का लगाना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल की जगह पानी, डीजल की जगह पानी भर दिया गया। आधा डीजल आधा पानी। उसके बाद देखिए जरा काफिले की गाड़ियों का हाल, 19 गाड़ियां खड़ी हो गई रास्ते में ही। अधिकारी तो सब चले गए। ये सारी गाड़ियां एक एक कर पेट्रोल पंप वापस लाई गई। अगली तस्वीर देखिए, उसके बाद देखिए जरा पेट्रोल टैंक खोलकर उसके बाद ये निकाला गया कि तेल कम है, पानी ज्यादा है। ये देखिए पानी निकल रहा है, डीजल गायब है। बताया जा रहा आधा डीजल है और आधा पानी। इसमें वैसे पानी और ज्यादा लग रहा है। यही वजह है कि सारी गाड़ियां रास्ते में ही खड़ी हो गई। हो। अगली तस्वीर देखिए, ये भरे हुए टब, इसे पानी से भरा टब कहिए या डीजल से भरा टब कहेंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पानी नजर आ रहा है। और सोचिए ये जो पानी वाला डीजल है, ये मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ियों में था। अजब एमपी की गजब कहानी। अभी कुछ देर पहले ही टंकी फुल कराकर यह गाड़ी पेट्रोल पंप से निकली थी। कुछ दूर जाते ही गाड़ी बंद हो गई। एक दो नहीं, 19 गाड़ियां डीजल भराते ही बंद हो गईं। मुख्यमंत्री की गाड़ियों में भी डीजल कम और पानी ज्यादा भर दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ियों, मुख्यमंत्री की गाड़ी में मिलावटी डीजल पानी वाला रहेगा, ये उनकी सिक्योरिटी से भी खिलवाड़ है। ये पानी मिला हुआ डीजल कहीं पे भी ये गाड़ियां रुकेंगी और रुकेंगी तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे। जांच में पता चला कि 20 लीटर डीजल भरवाया था, उसमें आधा डीजल और आधा पानी है। और आइए अब आपको रतलाम के उसी पेट्रोल पंप पर लिए चलता हूं जहां ये गाड़ियां लाई गई वापस, क्योंकि डीजल की जगह पानी भर दिया गया था। और फिर ये हाल था, देख रहे हैं, सब में इनोवा में धक्का लगाया जा रहा है और ये वो पानी है जिसे डीजल भी कह सकते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम के काफिले की गाड़ियां क्यों बंद हुई? दरअसल रतलाम में 19 इनोवा कार काफिले में शामिल थी। मध्य प्रदेश राइज 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव का काफिला पहुंचा था रतलाम।
इंदौर से 19 इनोवा कार इस कार्यक्रम के लिए पहुंची। रात को पेट्रोल पंप से सभी कारों में डीजल भरवाया गया। कुछ दूरी पर जाने पर एक के बाद एक सभी गाड़ियां बंद हो गईं। सड़क पर एक साथ 19 गाड़ी बंद हो जाने से हड़कंप मच गया। सभी गाड़ी को सड़क किनारे ले जाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। धक्का लगाकर गाड़ियों को सड़क के किनारे खड़ा करना पड़ा और इसके बाद आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए। नायब तहसीलदार, खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी सहित कई अफसर पहुंच गए। गाड़ियों के टैंक खोलने पर डीजल के साथ पानी निकला। यह है वो। सभी गाड़ियों में 20 लीटर डीजल भरवाया गया था। बताया गया 10 लीटर डीजल था और 10 लीटर पानी। सभी 19 गाड़ियों में 10-10 लीटर पानी निकला है और इसके बाद पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। कार्यक्रम के लिए इंदौर से फिर दूसरी गाड़ियों को भेजा गया। डीजल भरवाने के बाद एक ट्रक भी इसी तरह से बंद हो गया। सोचिए, उस ट्रक ने तो 200 लीटर डीजल डलवा लिया था। बारिश के कारण पेट्रोल पंप टैंक में पानी रिसाव की आशंका है। यानी पेट्रोल पंप मालिक का कहना है वो टैंक में, पेट्रोल के टैंक में पानी रिस कर पहुंच गया है। कारों के डीजल टैंक खाली करने पर पानी निकला था। पेट्रोल पंप मैनेजर ने कहा बारिश के कारण पानी का रिसाव हुआ था। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने पेट्रोल पंप सील कर दिया है। इसकी रिपोर्ट सीनियर अफसर को सौंपी जाएगी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा ड्राइवर क्या कुछ कह रहे हैं और पेट्रोल पंप अधिकारी क्या कह रहे हैं। सर, हमारी गाड़ी में ये हो गया, हम डीआरपी लाइन से गाड़ी लेके निकले और डीजल डलवाने आए थे हम पंप पर। तो ये डोसी गांव का पंप है, भारत पेट्रोल पंप। यहाँ पर हमने डीजल डलवाया। हमारी सारी गाड़ियों में डीजल हमने फुल करवाया क्योंकि कल सीएम साहब का टारगेट है। हमारी गाड़ियाँ उनमें लगी हुई है। तो हमने डीजल डलवाने के बाद में हमारी एक एक करके गाड़ी हमने साइड में खड़ी करी। भरने के बाद हमारी एक गाड़ी बंद हुई, 2 गाड़ी बंद हुई, धीरे धीरे करके हमारी सारी गाड़ियाँ बंद हो गई है। बंद होने के बाद में हमने पेट्रोल पंप वालों से पूछा कि भैया आपकी डीजल में मिस्टेक तो नहीं है कि हमारी गाड़ियाँ बंद हो रही। तो उन्होंने बोला कि हमारी डीजल में कोई मिस्टेक नहीं है। फिर हमने सारी गाड़ियों में भरने के बाद उनसे चेक करवाया। तो चेक करा तो उसमें आधा डीजल आधा पानी निकला। तो कुछ डीजल में जो है पानी का कुछ वो होने से, रिसाव होने से गाड़ियाँ जो है बंद पड़ गई हैं। तो अब यहाँ पे हम उपस्थित हुए हैं जो है सीनियर्स के निर्देश पर। अब इस पर जो है कार्रवाई की जाए। जिला खाद्य अधिकारी भी हमारे साथ हैं और सारी टीम यहाँ पे अभी जांच चल रही है। जो भी फिर इसमें फाइंडिंग्स होंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सीएम साहब की टारगेट का जिम्मा है, ठीक है। ये सारी चीज़ हमारे कंधे पे आती है, ठीक है। हमने उनको बोलने के, डलाने के पहले ही हमने सारी चीज़ें उनको क्लियर करी। उन्होंने बाकायदा सारी गाड़ियों में डीजल डाला, लेकिन उन्होंने एक गलती करी कि ये चीज़ क्लियर नहीं करी कि डीजल के अंदर पानी मिक्स हो चुकी। अब बड़ी बात है कि तेल में पानी मिला था, इसलिए अगर आप भी पेट्रोल डीजल लेते हैं तो कुछ सावधानियां बरतिए। क्या कुछ चेक करने की जरूरत है अगर तेल लेने जा रहे हैं पंप पर। पहली चीज, रिजर्व से पहले तेल भरवा लें। यानी हमेशा रिजर्व से पहले, गाड़ी रिजर्व में आ रही उससे पहले तेल डलवा लें। अगर खाली टैंक में पेट्रोल भरवाएंगे तो नुकसान होगा। जितना खाली टैंक होगा उतनी ही हवा टैंक में मौजूद रहेगी, हवा और नमी। ऐसे में पेट्रोल भरवाने पर हवा के कारण कम पेट्रोल भरेगा। कम से कम टैंक के रिजर्व तक आने का इंतजार न करें। हमेशा गाड़ी पर आधा टैंक जरूर भरा रखें। अगली बात, पेट्रोल भरने के समय मीटर बार बार चेक करते रहें। बार बार अगर रुक रहा है तो धीरे धीरे इसी तरह आपको पेट्रोल दे दिया जाता है, पता भी नहीं चलता। बार बार मीटर रुकने से पेट्रोल का नुकसान होता है और किसी पेट्रोल पंप पर ऐसी मशीन है तो इस मशीन पर पेट्रोल भरवाने से बचें। अगली बात, मीटर पर नजर रखें। पेट्रोल डीजल भरवाते वक्त मीटर से ध्यान ना हटाएं। पेट्रोल भरवाने के दौरान अधिकतर लोग गाड़ी से उतरते नहीं हैं। इसका फायदा उठाते हैं पेट्रोल पंप कर्मचारी। इस दौरान कार से उतरे और मीटर के पास खड़े हों। सेल्समैन की सारी गतिविधियों को देखें, इससे आपके साथ धोखे के मौके बेहद कम हो जाते हैं। पेट्रोल कर्मचारियों को मीटर की स्पीड नॉर्मल करने को कहें। अगली बड़ी चीज, हमेशा जीरो देखकर ही पेट्रोल भरवाना शुरू करें। कई बार जीरो तो सेट हो जाता है लेकिन कीमत नहीं होती है। हो सकता है कि वो पेट्रोल का मूल्य सेट ना करें। आजकल हर पेट्रोल पंप पर डिजिटल मीटर होता है। इसमें पेट्रोल फिगर और मूल्य पहले भरा जाता है और इस वजह से धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। एक और बात कि पेट्रोल डीजल भरवाते वक्त गाड़ी का इंजन बंद रखना चाहिए। पेट्रोल पंप पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे चिंगारी निकल सकती है, आग भड़क सकती है, आग लगने का खतरा हो सकता है। इन बातों का ध्यान रखें। अब जरा सुनिए रतलाम में जहां ये घटना हुई है वहां के लोग क्या कह रहे हैं। संभावना तो देखिए बहुत कम रहती है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी एकदम अतिवृष्टि हो जाए या एकदम कई बार टैंक की पेट्रोल पंप जो रहता है वो रोड से नीचे रहता है या पानी भर जाए उसमें, तो ऐसा हादसा हो सकता है। बाकी कोई जानबूझ के ऐसा कोई नहीं कर सकता। बारिश की वजह से टैंक में पानी चला गया है, कहना तो बहुत बेवकूफ़ी वाली बात हो गई।
क्योंकि मिलावट तो हर जगह पे हो रही है। अब हम पेट्रोल पंप पे हम पेट्रोल भराने आते हैं, हमको क्या गारंटी इसमें कितना मिलावट है या कितना पेट्रोल डाल रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट को प्रॉपर अंकुश लगाना चाहिए ना हर चीज़ के ऊपर। हम हर आदमी तो एक आम आदमी है, वो कहाँ शिकायत करने जाएगा। आदमी सोचता है भैया ठीक है मिलावट हो गई होगी, बारिश में का पानी आ गया होगा ठीक है, या पेट्रोल कम आ गया होगा, मैंने गाड़ी ज़्यादा चला ली होगी। तो आम आदमी तो भुगतता ही है, गवर्नमेंट भी जब भुगत रही है, सीएम के साथ अगर ये हो रहा था आम आदमी का क्या भरोसा। नहीं, मिलावट ही है वो तो। मिलावट है, बिल्कुल मिलावट है। अगर ऐसा हिसाब होगा तो हर पेट्रोल पंप के टैंक में पानी जाएगा वो तो। और आइए आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ रथ यात्रा में गजराज बेकाबू, वो तस्वीरें मैंने शुरू में आपको दिखाई, लेकिन पहली तस्वीर देखिए जरा। ये पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की तस्वीर है, जिस वक्त रथ को खींचा जा रहा है। रथ को खींचे जाने की तस्वीर है। ये उड़ीसा की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। अगली तस्वीर देखिए अहमदाबाद की। इस मौके पर खुद गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में मौजूद थे। भगवान की आरती की गृह मंत्री ने। आप देख रहे हैं सुबह तड़के गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में आरती कर रहे थे। और अहमदाबाद की दूसरी तस्वीर देखिए, दोपहर को अहमदाबाद में गजराज बेकाबू हो गए और उसके बाद ये तांडव शुरू किया है। लोगों को दौड़ाया है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं इसमें। अंदर जा, अंदर जा। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर हाथी बेकाबू क्यों हो गए, क्या वजह थी। दरअसल अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में पहले एक हाथी बेकाबू हुआ। हाथी करीब 100 मीटर तक भागता रहा। इसके बाद रथ यात्रा में भगदड़ सी मच गई। हाथी ने कुछ लोगों को कुचल दिया। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे और बताया जा रहा है बेकाबू हुआ हाथी 17 हाथियों के ग्रुप में सबसे आगे चल रहा था। जानकारी के मुताबिक हाथी डीजे और सीटी की आवाज से बेकाबू हो गया। डीजे की आवाज से मादा हाथी घबरा गई, उसने खतरे की वार्निंग वाली आवाज निकाली, जिसके बाद नर हाथी गुस्से में तेजी से भागने लगा। रास्ते में बैरिकेड तोड़ दिए और कई लोगों को घिरा दिया। हाथी के बेकाबू होने के बाद मावत और वन विभाग के लोग तुरंत एक्शन में आ गए। मावत ने अंकुश के प्रहार से हाथी को काबू करने की कोशिश की। वन विभाग के कर्मचारियों ने 2 मादा हाथियों की मदद से हाथी को काबू किया। बेकाबू हाथी को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर बांध दिया गया और 14 हाथियों के साथ रथ यात्रा को पूरा किया गया। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी क्या कह रहे हैं। हाथी जो कंट्रोल से बाहर गए, तुरंत ही विद इन मिनट्स फॉरेस्ट की टीम एवं पुलिस की टीम एवं महानगर पालिका की टीम ने साथ में मिलके उस हाथियों को महावत के साथ मिलके कंट्रोल में लेने का कार्य किया। सभी हाथियों के साथ इसी प्रकार से फॉरेस्ट एवं मेडिकल टीम भी साथ में ही लगाई गई है, जिसके कारण कंट्रोल में लेने में सफलता प्राप्त हुई। और आइए अब आपको लिए चलता हूं रथ यात्रा पर बंगाल। ममता बनर्जी की तस्वीर आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी भी शामिल हुई यात्रा में। यात्रा शुरू होने से पहले झाड़ू लगाई जाती है और ममता बनर्जी ने पहले वहां झाड़ू लगाई और उसके बाद रथ आगे बढ़ा। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब आपको लिए चलता हूं सीधे पुरी। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ भक्तों ने खींचा। करीब 200 मीटर खींचने के बाद अभी रथ रुक गया। देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ का रथ कुछ दूरी तक ही खींचा गया। ये दोनों रथ मंदिर के पास ही खड़े हैं।
सुबह मंगल आरती और विधि विधान पूजा के बाद भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र को अलग अलग रथों पर बिठाया गया। रथ पर भगवान की विधिवत पूजा की गई, भोग लगाया गया। दोपहर 3 बजे पुरी के राजा ने देवरथ के आगे सोने के झाड़ू से सफाई करके रथ यात्रा की शुरुआत की। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ को 12वीं शताब्दी के पुरी के मंदिर से धीमी गति से उठाकर मंदिर के सिंह द्वार पर खड़े उनके रथों तक ले जाते हैं और इस दौरान भव्य जुलूस निकलता है। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और महाप्रभु जगन्नाथ के रथों को खींचकर श्री गुंडिचा मंदिर ले जाया जाता है, जो पुरी जगन्नाथ मंदिर से लगभग 2.6 किलोमीटर दूर है। गुंडिचा मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। 9 दिन तक भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के यहां ठहरेंगे। उनके साथ सुभद्रा और बलभद्र भी रहेंगे। 5 जुलाई को भगवान वापस मुख्य मंदिर लौट आएंगे। सुनिए जरा, संबित पात्रा वहीं से सांसद हैं, क्या कह रहे हैं। जैसे कि प्रथा रही है, जब स्नान पूर्णिमा होता है, स्नान पूर्णिमा में स्नान के पश्चात भगवान बीमार पड़ते हैं, उसके बाद उनकी चिकित्सा होती है। चिकित्सा के बाद नव यौवन दर्शन कल था और आज नव यौवन दर्शन के पश्चात वो रथ पर बैठकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर, लगभग 3 किलोमीटर का ये सफर है। ये क्या संस्कार है रथ यात्रा का? ये संस्कार है कि भगवान स्वयं भक्त के द्वार आ रहे हैं। भगवान जो सरकार हैं वो आपके द्वार आ रहे हैं कि बताओ भक्त तुम्हारी क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। जगन्नाथ जी वृंदावन जा रहे हैं। गुंडीचा जो है, गुंडीचा वो वृंदावन का प्रतीक है और भगवान साल में एक बार अपने यहाँ के लोग बोलते हैं मौसी से मिलने जा रहे हैं, कोई बोलते हैं गोपियों से मिलने जा रहे हैं वृंदावन के भाव में, तो वो आज के दिन निकलते हैं। जगन्नाथ जी सभी भक्तों को, सभी कास्ट को, सभी इसमें यहाँ पे जात पात नहीं देखते और सभी लोग को दर्शन यहाँ पे देते हैं। सो ये प्रथा तब से हुई है कि जगन्नाथ जी बोले मैं बाहर आऊँगा, जो भक्त मेरे अंदर नहीं आ सकते हैं टेम्पल में, जिसको अंदर परमिशन नहीं है, तो वो बाहर आके सबको दर्शन देते हैं। भाई अब आपको मिलवाने जा रहा हूं, एक और नए बाबा की एंट्री हो गई है। पाखंडी बाबा की गिरफ्तारी हुई है। ये आप देख रहे हैं, बाबा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन क्यों, पहले देखिए जरा। ये बाबा की तस्वीर है। ये बाबा गोवा में रहते थे और गोवा से छत्तीसगढ़ आए, वहां इनकी गिरफ्तारी हुई है। योग करवाते थे बाबा। ओम शांति ओम क्रांति That's my last class. ओम शांति ओम क्रांति ओम। ये बाबा योग के नाम पर क्या क्या कर रहे थे, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है, मैं आपको बताऊंगा। क्रांति ओम। ओम शांति ओम क्रांति ओम। ये देखिए, बाबा ने लंबा चौड़ा आश्रम बना रखा है। ये बाबा का आलीशान आश्रम की तस्वीर आप देख रहे हैं। सेठ श्री बाल किशन प्रसाद अग्रवाल फाउंडेशन, क्रांति योगा के नाम से बाबा ने आश्रम बनाया है। और उसके बाद देखिए जरा, बाबा को पुलिस ने पकड़ लिया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार किया है। अब आइए आपको बताऊं बाबा पर आरोप क्या है, ऐसा क्या कर रहे थे बाबा जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है इनकी। विदेशी लड़कियों के साथ योग के नाम पर मस्ती करते ढोंगी बाबा का वीडियो वायरल है। योग सिखाने के नाम पर विदेशी लड़कियों को आश्रम में बुलाता था। आरोपी बाबा 100 से ज्यादा देशों में यात्रा कर चुका है। पाखंडी बाबा का नाम तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू है। 2 साल पहले वो गोवा से छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ लौटा था। करीब 10 साल तक गोवा में योग की ट्रेनिंग देता था। छत्तीसगढ़ लौटने पर प्रज्ञागिरी पहाड़ी में 6 करोड़ में जमीन खरीदी, यहां फार्म हाउस बनवाया, जिसमें अब भी निर्माण कार्य चल रहा है। बाबा के आश्रम में योग के नाम पर अवैध धंधे का दावा है। छत्तीसगढ़ के राजानंदगांव की धर्मनगरी डोंगरगढ़ में बाबा का आश्रम है। बाबा के आश्रम से कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं। उनके पास से 2 किलो गांजा जब्त किया गया है। बाबा का विदेशी कनेक्शन भी सामने आया है। बाबा ने अपने आश्रम में विदेश से कई सामान मंगवाए। आश्रम में कई आपत्तिजनक पैकेट्स भी मिले। पुलिस के मुताबिक पाखंडी बाबा को लेकर शिकायतें मिल रही थी।
इसके बाद पुलिस ने आश्रम पर छापेमारी की। छापेमारी में आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। साथ ही बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बाबा से कई घंटे तक इसको लेकर सवाल जवाब किए। एफआईआर के मुताबिक ढोंगी बाबा पर गांजा बेचने का आरोप है। आश्रम में बच्चों को गांजा पिलाने का जिक्र है। पुलिस तरुण अग्रवाल की विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है। आरोपी के फार्म हाउस में कई बंद डिब्बे भी मिले हैं। पुलिस सामान भेजने वाले व्यक्तियों का पता लगा रही है। ढोंगी बाबा के एनजीओ की जानकारी पुलिस जुटा रही है। बैंक खाते, पासपोर्ट, शिक्षा से जुड़े दस्तावेज खंगाल रही है। बाबा के विदेशी फंडिंग की भी जांच शुरू हो गई है। पुलिस ने बाबा से 2 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन बाबा ने पुलिस को कोई दस्तावेज नहीं सौंपा है। पुलिस बाबा के फोन का भी पता लगा रही है। सुनिए जरा गिरफ्तारी के बाद पुलिस क्या कह रही है। थाना डूंगरगढ़ पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई की गई और वहां के फार्म हाउस ओनर है योगी कांति अग्रवाल। उनके कब्जे से करीब 2 किलो के आसपास गांजा और चीलम जब्त हुआ, जो एनडीपीएस के तहत अपराध होने से प्रकरण विवेचना में लिया गया और जिनकी आज विधिवत गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि विगत 20 वर्षों से वो गोवा में निवासरत थे और विभिन्न यूनिवर्सिटी से उन्होंने योगा का उपाधि उन्होंने ली है। और आइए अब आपको लिए चलता हूं जंग के मैदान में क्या हो रहा है। इजराइल, ईरान, गाजा और लेबनान, फिर अटैक करेगा इजराइल। इजराइल का कहना है, लेकिन तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। यह तस्वीर देख रहे हैं इजरायली हमले की। इजराइल ने आज हिजबुल्लाह पर हमला किया है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर अटैक किया गया। लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में देखिए हमास की सुरंग को विस्फोट से उड़ा दिया है। ये जो आप पूरी लाइन देख रहे हैं, ये टनल है, सुरंग एक साथ उड़ा दिया है। दूसरी तरफ इजरायली हमले में जो ईरान में कमांडर्स मारे गए हैं, उनके लिए देख रहे हैं, उनके लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई है। और दूसरी तरफ देखिए इजराइल में इजरायली बंधक जिनके शव भेजे गए हैं, उन्हें दफनाया जा रहा है, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। दूसरी तरफ आज अमेरिका के रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने देखिए वीडियो जारी किया बंकर बस्टर बम का। इस तरह से मिसाइल गिरी थी ईरान के परमाणु ठिकाने पर। ये मिसाइल बंकर के अंदर घुसी और ये अंदर आई और अंदर आई, देखिए, और अंदर आकर धमाका हुआ है। इस तरह ऊपर से घुसी है बंकर के अंदर, देख पा रहे हैं। बंकर बस्टर बम मार दिया, लेकिन यूरेनियम तो गायब हो गया था। ईरान का कहना हमने यूरेनियम हटा लिया था। अब इजराइल कह रहा है वो सारा यूरेनियम 400 किलो यूरेनियम इजराइल को सौंप दो, वरना हम फिर हमला करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। परमाणु ठिकाने तबाह होने के बाद अब ईरान के यूरेनियम पर नई जंग शुरू हो गई है। फोर्डो से लापता हुए यूरेनियम की तलाश में अमेरिका से लेकर इजराइल तक एक्शन में आ गए हैं।
यूरेनियम पर ईरान को इजराइल ने खुली धमकी जारी कर दी है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि अगर ईरान ने यूरेनियम नहीं दिया तो हमला गाजा और लेबनान से 100 गुना बड़ा होगा। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर क्या कहना है इजराइल का। इजराइल के खुद रक्षा मंत्री इस बार धमकी दे रहे हैं ईरान को। दावा है ईरान 408 किलो यूरेनियम पहले ही निकाल ले गया था और यह दावा अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में किया गया है। अब इसी यूरेनियम के लिए इजराइल ने ईरान को हमले की धमकी दी है। इजरायली रक्षा मंत्री ने इंटरव्यू में ईरान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा ईरान को अपना यूरेनियम हमें देना ही पड़ेगा, अगर यूरेनियम नहीं दिया तो फिर गाजा से भी बड़ा हमला होगा। यानी इजरायली सेना फिर से ईरान पर हमले शुरू कर देगी अगर यूरेनियम नहीं दिया। माना जा रहा है ईरान के पास यूरेनियम 60% समृद्ध है, यानी शुद्ध है, और अगर ये 90% शुद्ध हो गया तो ईरान फिर परमाणु बम बना लेगा और 400 किलो यूरेनियम से 10 परमाणु बम बन सकते हैं। हालांकि ईरान की यूरेनियम समृद्ध बनाने वाली सुविधा नष्ट हो गई है। ऐसे में ईरान के पास यूरेनियम को ठोस बनाने का विकल्प नहीं है, जबकि परमाणु बम बनाने में यही ठोस यूरेनियम इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के 14 न्यूक्लियर वैज्ञानिक मार दिए। ऐसे में अभी ईरान के लिए परमाणु बम बनाना काफी मुश्किल है, लेकिन भविष्य में ईरान के लिए परमाणु बम बनाना असंभव नहीं है। इसलिए इजराइल ईरान पर शुद्ध यूरेनियम सौंपने का दबाव बना रहा है। सुनिए जरा, अब आपको सुनवाता हूं इजराइल के रक्षा मंत्री। लेबनान से 100 गुना ज्यादा बड़ा होगा। आइए, अब बात यह है कि रक्षा मंत्री यही नहीं रुके, एक और बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूरी तैयारी हो गई थी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमनेई को मारने की। ये खमनेई को आप देख रहे हैं, खमनेई जिस वक्त जंग चल रही थी उस वक्त नजर नहीं आए। एक वीडियो जारी किया था रिकॉर्डेड, और एक वीडियो कल जारी किया। आपको बताऊं इजराइल ने क्या तैयारी की थी खमनेई के खिलाफ, आज रक्षा मंत्री ने बताया है। ईरान में खमनेई इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट है। जंग में इजराइल ने उनकी हत्या का पूरा प्लान बनाया था, लेकिन इजराइल को मर्डर का मौका नहीं मिल पाया। यह दावा भी इजराइल के रक्षा मंत्री ने किया है। उन्होंने कहा कि अगर खमनेई हमारी पहुंच में होते तो हम उन्हें मार देते, लेकिन हमें कोई मौका नहीं मिला। इजरायली रक्षा मंत्री के इंटरव्यू के दौरान यह दावा किया गया। एंकर ने पूछा, क्या अमेरिका से आपको इजाजत लेनी थी? तो रक्षा मंत्री ने कहा कि हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, ऐसे मामलों में इजराइल किसी की इजाजत नहीं लेता है। अयातुल्ला खमनेई ईरान के सबसे ताकतवर शख्स हैं। 86 साल के खमनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। पिछले 36 सालों से वो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं। सेना से लेकर देश तक की कमान उनके हाथ में है, इसलिए जंग में वो इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट रहे हैं। सुनिए जरा इजराइल की डिफेंस फोर्स क्या कह रही है। ईरान के साथ 12 दिनों तक चले संघर्ष में सभी टारगेट हासिल कर लिए हैं। सेना ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया था। सेना का ये ऑपरेशन साहसी, सटीक और कामयाब रहा। 12 दिनों के भीतर हमने लक्ष्य पूरे किए और ईरान के अंदर गहराई तक हमला किया। इससे ईरान का सैन्य परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता और इजराइल के खिलाफ साजिश रचने वाले प्रमुख लोगों को खत्म कर दिया गया। लेकिन सोचिए जरा, एक तरफ इजराइल कह रहा है मैं फिर अटैक करूंगा, और दूसरी तरफ अमेरिका बारिश कर रहा है ईरान पर पैसों की, लाखों करोड़ रुपए लुटा रहा है। आखिर क्या वजह है इस इश्क की अमेरिका के ईरान पर? अमेरिका ने ईरान से नए समझौते की योजना की पेशकश की है और इसमें ईरान को 2,57,000 करोड़ की मदद दी जाएगी। ईरान को यह सहायता नागरिक ऊर्जा उत्पादन के लिए दी जाएगी। प्रस्ताव के तहत ईरान पर लगे प्रतिबंधों को भी हटाया जाएगा। विदेशी बैंकों में जमा ईरान के 50,000 करोड़ रुपए मुक्त कर दिए जाएंगे। यह पैसा कैदी अदला बदली समझौते के तहत ईरान ने जमा कराया। अमेरिका और ईरान के बीच यह समझौता साल 2023 में हुआ था। एक अन्य प्रस्ताव में अमेरिका ने कहा, फोर्डो पर जो नुकसान हुआ उसके पुनर्निर्माण के लिए खाड़ी देश ईरान को भुगतान करें। इसे गैर संवर्धन परमाणु संयंत्र के तौर पर विकसित किया जाएगा और दावा है कि अमेरिका ने ईरान के साथ गुप्त बातचीत शुरू कर दी है। परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए ये ऑफर ईरान को दिए जा रहे हैं। यानी ट्रंप इस तरह की डील्स के लिए जाने जाते हैं
क्या ईरान को पैसा देकर, उनसे प्रतिबंध हटाकर उन्हें परमाणु बनाने से रोकने की कोशिश है? सुनिए जरा विदेश मामलों के जानकार क्या कह रहे हैं। स्पष्ट हो रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता था किसी तरह से कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आए। सारी दुनिया जानती है इजराइल के पास हैं, लेकिन ईरान के पास नहीं आने चाहिए, क्योंकि ईरान एक ही देश के अगेंस्ट उनको यूज करेगा, जो है इजराइल। दूसरा डर ये था कि उसकी जो प्रॉक्सीज हैं, हूती फूती हैं, हमास और हिजबुल्ला, कहीं उनको ना दे दे। उसने अब ईरान से कहा है कि देख, जब तू बहुत अकड़ रहा था, मैंने तेरे को ठोका, मेरी ताकत आपने देख ली है, अब चुपचाप से आ जाओ और कमरे में बैठ के हम बातचीत करते हैं। जो प्रतिबंध लगा रखे हैं ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट पे, मैं वो हटा दूंगा। तब आप जितना तेल निकालना है, जिसको बेचना आप करिए। फिर आपके पैसे जो ब्लॉक्ड पड़े हैं अमेरिका में, 30 बिलियन में 9 शून्य होते हैं, $30 बिलियन या जो भी फिगर है, वो मैं रिलीज कर दूंगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलता हूं कि आखिर आधे देश में हाल क्या है बारिश का। पहाड़ से मैदान तक आफत बरस रही है। तस्वीर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए बिजली कड़की है, जो आप साफ नजर आ रहा है, बिजली गिरी है, उस वक्त की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मध्य प्रदेश के सतना की तस्वीर आप देख रहे हैं, बिजली गिरने का वीडियो आया है सामने। अगली तस्वीर देखिए, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र की तस्वीर आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में देख रहे हैं आप, तेज पानी का बहाव है, 2 लोग फंसे हुए हैं और रेस्क्यू किया जा रहा है। वर्धा की तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, अब अगली तस्वीर गुजरात की मैं आपको दिखा रहा हूं। सूरत की तस्वीर आप देख रहे हैं। सूरत में देखिए हालात ये हैं, लोग पानी के बीच में फंसे हुए हैं और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। टायर ऊपर पग मुकी दियो बा गाड़ी। तो मैंने आपको महाराष्ट्र दिखा दिया, मध्य प्रदेश दिखा दिया, गुजरात दिखा दिया। अब उत्तराखंड की तस्वीर देखिए, ये उत्तराखंड देख रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद देखिए लैंडस्लाइड शुरू हो जाती है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड हुई। तो आइए अब आपको लिए चलता हूं कोलकाता। याद होगा आपको, आरजीकर अस्पताल में एक गैंगरेप हुआ था। पूरे देश में लोग सड़कों पर थे, गुस्सा था। एक और खबर इसी तरह की आई, कोलकाता में एक बार फिर एक और गैंगरेप पर बवाल हो गया है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह है कोलकाता का वो लॉ कॉलेज जिसे पुलिस ने सील कर दिया है, कोलकाता पुलिस ने। अब अगली तस्वीर देखिए जरा, कोलकाता में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि आखिर क्या पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, आज प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दोनों के बीच झड़प की। गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। जिन लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगा, लॉ कॉलेज में यह गैंगरेप हुआ है। ये तस्वीर उन आरोपियों की आप देख रहे हैं। आपको बताऊं कि कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप हुआ। कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर में गार्ड रूम में वारदात हुई। एफआईआर के मुताबिक आरोपियों ने कॉलेज में रुकने को कहा, इसके बाद ग्राउंड फ्लोर पर कमरे में ले गए। आरोपियों ने गैंगरेप का वीडियो भी बनाया है। छात्रा को वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई और छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया और गिरफ्तार किया। आरोपियों में 2 कॉलेज के छात्र हैं, एक आरोपी कॉलेज का पूर्व छात्र है। सभी आरोपियों का फोन पुलिस ने जब्त कर लिया है। बीजेपी ने एक आरोपी के टीएमसी से जुड़े होने का भी दावा किया है। आरोपियों को 10 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है।
तो इस खबर पर सख्त एक्शन लिए जाने की मांग छात्र कर रहे हैं। आइए और अब बारी है आज के सूत्र की। प्रेरणा और नए विचार कहीं से भी मिल सकते हैं, बस उन्हें अपनाने और आजमाने में देर नहीं करनी चाहिए। जिंदगी का यह सूत्र दिया था मशहूर संगीतकार आर.डी. बर्मन साहब ने। बर्मन साहब का जन्म 27 जून 1939 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता एस.डी. बर्मन की गिनती बॉलीवुड के बड़े संगीतकारों में होती है। आर.डी. बर्मन को संगीत विरासत में मिला और उन्हें बचपन से इसका बहुत शौक था। महज 9 साल की उम्र में उन्होंने पहला गाना कंपोज किया, लेकिन अपनी पहचान और जगह बनाने के लिए उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा। उन्हें महसूस हुआ कि सिर्फ संगीत आने से काम नहीं चलेगा, कुछ अलग और संगीत में नया प्रयोग करना पड़ेगा। 10 साल तक वो पूरे समर्पण के साथ इसी काम में लगे रहे। किसी भी गाने को कंपोज करने में वो इस कदर डूब जाते थे कि उन्हें यह तक पता नहीं चलता था कि उनके आसपास कौन बैठा है। उस जमाने में तकनीक उतनी एडवांस नहीं थी, फिर भी वो नए नए साउंड क्रिएट करते थे। वो ग्लास, बोतल और चम्मच को टकरा कर भी म्यूजिक निकाल देते थे, इसलिए उन्हें संगीत का वैज्ञानिक भी कहा जाता था। आर.डी. बर्मन साहब ने 300 से ज्यादा गाने कंपोज किए, फिल्म फेयर समेत कई बड़े अवार्ड जीते, लेकिन संगीत में बड़ा नाम होने पर भी वो जमीन से जुड़े रहे। नए कलाकारों से सीखने और पूछने में कभी हिचकिचाए नहीं। बाद में जब उन्हें काम कम मिलने लगा तो वो उदास थे, लेकिन तब भी अपनी कला और प्रयोग से समझौता नहीं किया। कहा, मैं लोगों को धोखा नहीं दे सकता, मुझे संगीत में एक अच्छे सहयोगी की जरूरत है। आर.डी. बर्मन ने अपने संगीत और संघर्ष से जिंदगी के अहम सूत्र दिए। चालबाजी से आप कुछ समय के लिए तो आगे जा सकते हैं, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से मिली कामयाबी ही स्थायी और सच्ची होती है। तो इन बातों को अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।